हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम श्वसन का नियमन यानी कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। श्वसन के नियमन के लिए, नियंत्रण के लिए, रेगुलेशन के लिए ब्रेन में और अन्य पार्ट्स में अनेक केंद्र और सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेंटर्स होते हैं, ये जो केंद्र होते हैं, मुख्यतः मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स में उपस्थित होते हैं। मस्तिष्क में मेडुला तथा पोन्स में प्रेजेंट होते हैं, जो रेस्पिरेशन को नियंत्रित करते हैं। जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, केंद्र होते हैं, श्वसन केंद्र होते हैं, मुख्यतः 5 प्रकार से श्वसन का नियंत्रण होता है, नियमन होता है। पहला है पृष्ठ श्वसन केंद्र यानी कि डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और सेंटर, अधर श्वसन केंद्र यानी कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर रसायन संवेदी केंद्र यानी कि कीमोसेंसिटिव एरिया, और हेरिंग ब्यूरर चाप यानी कि हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स। जो सबसे पहले डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है यानी कि पृष्ठ श्वसन केंद्र होता है, ये नाम से पता चला है कि मेडुला के डॉर्सल पार्ट में यानी कि मेडुला के पृष्ठ भाग में उपस्थित होता है। और जो नर्वस सिग्नल, इससे जो सूचनाएं आती हैं, जो इस ग्रुप से सूचनाएं निकलती हैं, वो मुख्यतः डायाफ्राम को जाती हैं। ये जो सूचनाएं जाती हैं, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो डायाफ्राम को आती हैं। और डायाफ्राम का श्वसन में रोल जो होता है वो 75% होता है। और ये सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन आती है वो डायाफ्राम पर आती हैं। और सेकंड जो रोल होता है वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का होता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इससे डायाफ्राम को भी जाती हैं और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को भी जाती हैं, और ये श्वसन को नियंत्रित करता है। दूसरा होता है अधर श्वसन केंद्र यानी कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो होता है। ये नाम से चल रहा है कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं याली, ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के एंटीरियो लेटरल यानी कि अग्र पार्श्व दिशा में उपस्थित होते हैं। आगे की तरफ, साइड में यानी कि पार्श्व दिशा में उपस्थित होते हैं। सामान्य ब्रीथिंग में, सामान्य श्वसन में ये जो ग्रुप होता है ये अक्रिय रहता है, इनएक्टिव रहता है, लेकिन ये कोई भी रोल प्ले नहीं करता है सामान्य श्वसन में। लेकिन जो फोर्सफुल ब्रीथिंग होती है यानी कि बलपूर्वक जो श्वसन होता है, बलपूर्वक जो वेंटिलेशन होता है, फोर्सफुल ब्रीथिंग होती है, उसमें ये रोल प्ले करता है। जब जो ब्रीथिंग होती है जब वो बढ़ जाती है, एनहेंस होती है, तब ये रोल प्ले करता है, जिसे हम बलपूर्वक ब्रीथिंग बोलते हैं। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं इस ग्रुप्स के, वो बॉडी में जो उससे ज़्यादा डिमांड होती है एनर्जी की, उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को बढ़ा देते हैं। कुछ जो न्यूरॉन्स होते हैं इसके, वो इंस्पायरेशन को कंट्रोल करते हैं, जबकि कुछ अन्य जो होते हैं वो एक्सपायरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली ये जो सेंटर होता है ये फोर्सफुल ब्रीथिंग के लिए होता है। नॉर्मल ब्रीथिंग में ये रोल प्ले नहीं करता, नॉर्मल ब्रीथिंग में ये रोल प्ले करता है, लेकिन फोर्स्ड ब्रीथिंग में बलपूर्वक जब ब्रीथिंग होती है, एनहेंस्ड ब्रीथिंग होती है, जब जरूरत से ज़्यादा ब्रीथिंग होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है? अधर श्वसन केंद्र करता है। तीसरा होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर या न्यूमोटैक्सिक केंद्र जो होता है, ये अपर पोन में प्रेजेंट होता है। ये पोन्स में प्रेजेंट होता है, मस्तिष्क में, अपर पोन में, मस्तिष्क के पोन्स में उपस्थित होता है। और ये ट्रांसमिट करता है इंस्पायरेटरी एरिया को, यानी कि जो इसका मेन सिग्नल्स आते हैं वो आते हैं इंस्पायरेटरी सेंटर को, यानी कि जो इसका मेन रोल है वो इंस्पायरेटरी एरिया यानी कि जो अंतःश्वसन क्षेत्र के लिए
सूचनाएं न्यूमोटैक्सिक सेंटर से आती हैं। जब ये सिग्नल स्ट्रांग होता है, अब ये दो तरह के सिग्नल्स प्रेजेंट करता है, एक तो स्ट्रांग सिग्नल और एक वीक सिग्नल। स्ट्रांग सिग्नल का मतलब क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि उच्च आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब उच्च आवृत्ति, और यहां पर लो फ्रीक्वेंसी यानी कि निम्न आवृत्ति। तो जब इसके सिग्नल स्ट्रांग होते हैं यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं तो इंस्पायरेशन जो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के होता है, यानी कि जो इंस्पायरेशन होता है छोटे, उसकी जो समय होता है समय कम हो जाता है। इसका मतलब इंस्पायरेशन जल्दी जल्दी होगा और ब्रीथिंग का रेट बढ़ जाएगा। जब जो सिग्नल्स के वीक होते हैं यानी कि लो फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं, कम आवृत्ति वाले होते हैं, तो इंस्पायरेशन जो होता है लंबे समय तक, यानी कि इंस्पायरेशन का जो रेट है, इंस्पायरेशन का जो समय है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब अब ब्रीथिंग धीमी हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। इसका मतलब ये जो सेंटर है बॉडी में आवश्यकता के अनुसार इंस्पायरेशन को जो उसका जो ड्यूरेशन है, इंस्पायरेशन का जो समय है, उसको कम या ज़्यादा करके ब्रीथिंग का रेट घटाता और बढ़ाता है। जब जो ज़्यादा होती है तो इंस्पायरेशन को बढ़ाता है, जब जो कम होती है तो इंस्पायरेशन को कम करता है, ब्रीथिंग को बढ़ाता है और ब्रीथिंग को घटाता है। अब चौथा है कीमोसेंसिटिव एरिया यानी कि रसायन संवेदी केंद्र। ये बाइलेटरली यानी कि बाई माने दो, लेटरली मतलब द्विपार्श्व दिशा में दोनों तरफ वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला पर, अधर सरफेस पर, अधर सतह। किसकी? मेडुला की अधर सतह पर उपस्थित होते हैं, वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, बाइलेटरली दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेंसिटिव होते हैं वो CO2 की सांद्रता और H+ आयन की जो सांद्रता है उसके लिए ये एक्टिव होते हैं। अर्थात इनका जो काम है, इनकी जो बॉडी में अमाउंट होता है, मात्रा होता है, उसको पहचान कर उसके हिसाब से सिग्नल्स को पहुंचाना होता है। जब ब्लड में यानी कि रुधिर में CO2 की H+ आयन की सांद्रता कम या ज़्यादा होती है तो ये एक्टिव होते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जब ज़्यादा होती है या कम होती है तो ये एक्टिव होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो भेजते हैं, कब भेजते हैं और ये क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं ब्रीथिंग रेट को, जिससे जो कंसंट्रेशन है इन H आयन की और CO2 की वो करेक्ट हो सके, ठीक हो सके। तो इनका जो मेन काम है वो क्या काम करने होते हैं? ब्रेथ ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज ब्रीथिंग, बढ़ाते हैं ब्रीथिंग को। कब बढ़ाते हैं? जब ब्लड में और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में CO2 और H+ आयन की सांद्रता जो होती है वो गड़बड़ा जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा एक पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर सिस्टम और प्रेजेंट होता है, जो कीमोरिसेप्टर्स जिसके पाए जाते हैं ब्रेन के बाहर, वो ब्रेन के बाहर वो डिटेक्ट करते हैं PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और H+ आयन कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कीमोरिसेप्टर है यानी कि सबसे अधिक मात्रा में जो इसके रसायन ग्राही जो प्रेजेंट होते हैं वो कैरोटिड बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और एओर्टिक आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं। जो कैरोटिड आर्टरी होती है, कैरोटिड बॉडीज जो होती है वो प्रेजेंट होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी के बाइफर्केशन पॉइंट पर, यानी कि जहाँ पर कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो भागों में विभाजित होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं। और कैरोटिड आर्टरी जो होती है ब्रेन या हेड को ब्लड लेके जाती है। और जो एओर्टिक बॉडीज होती हैं वो प्रेजेंट होती है एट द आर्क ऑफ एओर्टा। इसके अलावा जो एब्डोमेन में और थोरेसिक कैविटीज़ में होते हैं वो भी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। इंफॉर्मेशन जो होती है इनकी वो इंस्पायरेटरी एरिया में जाती है, अर्थात अंतः श्वसन जो क्षेत्र है उस तक जाती है, जिससे ब्रीथिंग का रेट करेक्ट किया जाता है, ब्रीथिंग का रेट ठीक किया जाता है। CO2
की कंसंट्रेशन का ब्लड में जो CO2 की सांद्रता है उसका रोल O2 की सांद्रता से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो भी अधिकांश रिसेप्टर्स होते हैं, ग्राही होते हैं, जो चेंज को, इन परिवर्तनों को ग्रहण करते हैं, वो CO2 के या H आयन के जो सांद्रता में अंतर होता है उसको पहचानते हैं, ना कि O2 को। इसीलिए श्वसन के नियंत्रण में ऑक्सीजन की सांद्रता का कम या अधिक होने से ज़्यादा CO2 की सांद्रता का ज़्यादा या कम होना नियंत्रण में ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अर्थात जो नियंत्रण होता है वो CO2 के लिए ज़्यादा सुग्राही होता है, CO2 को ज़्यादा ग्रहण किया जाता है, जो CO2 में परिवर्तन होते हैं उसको ज़्यादा ग्रहण किया जाता है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। तो CO2 और H+ आयन में जो अंतर आते हैं, उनमें जो परिवर्तन आते हैं, उसमें जो चेंज आते हैं, उनको ज़्यादा डिटेक्ट किया जाता है श्वसन के नियंत्रण में। और जो लास्ट है वो है हेरिंगब्यूअर चाप, हेरिंगब्यूअर रिफ्लेक्स। ये टर्मिनल ब्रोंकियोल में और एट्रिया में पाए जाते हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल और एट्रिया में पाए जाते हैं। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। स्ट्रेच मतलब होता है जो शिथिलन बोलते हैं इसको, मतलब अपनी जो नॉर्मल शेप है उससे ज़्यादा बढ़ना। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं और ये नॉर्मली इनएक्टिव रहते हैं, सामान्यतः ये अक्रिय रहते हैं, लेकिन ये एक्टिव हो जाते हैं जब जो लंग्स होते हैं वो अत्यधिक आवश्यकता से अधिक स्ट्रेच हो जाते हैं, खिंच जाते हैं। तो जब लंग्स ज़्यादा खिंच जाते हैं, ज़्यादा वो फैल जाते हैं, तब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जो हेरिंगब्यूअर रिफ्लेक्स आर्क होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और अब ये इनहिबिटरी सिग्नल्स देता है, यानी कि ये इंस्पायरेशन को, ब्रीथिंग को कम करने के लिए, बंद करने के लिए सिग्नल्स भेजता है वैगस नर्व के थ्रू। और इंस्पायरेटरी सेंटर में, इंस्पायरेटरी केंद्र पर वो सिग्नल्स पहुंचते हैं जिससे इंस्पायरेशन बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। इससे एक्सपायरेशन हो जाता है और इंस्पायरेशन रुक जाता है। इससे जो एल्वुलाई होती हैं लंग्स की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो होती हैं वो ओवर स्ट्रेचिंग से और फटने से बच जाती हैं। अब चूंकि थोरोसिक कैविटी जो होती है एक्सपायरेशन के दौरान छोटी हो जाती है, इसीलिए स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं अब स्टिमुलेट नहीं होंगे, उत्तेजित नहीं होंगे, क्रियाशील नहीं होंगे और इनहिबिशन जो होता है वो रुक जाएगा और एक्सपायरेशन ऑटोमेटिकली हो चुका होता है। इसलिए अब एक नया इंस्पायरेशन स्टार्ट होता है। तो जो मैकेनिकल कंट्रोल है हेरिंगब्यूअर चाप के द्वारा, वो कब होता है? जब लंग्स आवश्यकता से अधिक फैलने लगते हैं, ये एक्टिवेट हो जाता है और ये सूचनाएं भेजता है इंस्पायरेटरी केंद्र को, जिससे इंस्पायरेशन बंद हो जाता है और एक्सपायरेशन हो जाता है, जिससे ओवर स्ट्रेचिंग जो होती है लंग एल्वुलाई की और उनका फटना जो होता है बच जाता है। चूँकि थोरोसिक कैविटी अब छोटी हो चुकी होती है एक्सपायरेशन के दौरान, इसीलिए अब स्ट्रेच रिसेप्टर जो है ये हेरिंगब्यूअर रिफ्लेक्स अब ये एक्टिवेट नहीं होंगे, स्टिमुलेटेड नहीं होंगे, उत्तेजित नहीं होंगे, इसलिए इनहिबिशन रुक जाता है और एक्सपायरेशन चूँकि हो चुका होता है, इसलिए अब एक नया इंस्पायरेशन स्टार्ट होता है, नॉर्मल ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।